फाइन। चलो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ना आपको 2 क्वेश्चन भेजे हैं। शायद उसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी भारतवाज का मैंने कंप्लीट कराया है और दूसरा क्वेश्चन करना बाकी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो भेजा हुआ है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। आज का लेक्चर थोड़ा अटेंटिव रहना, क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा फाइनल अकाउंट के अंदर? पोस्टिंग सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या आता है, बैलेंस शीट का असेट्स में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या, ये पोस्टिंग सीखा हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने 2 दिन से हम कंटिन्यूसली एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या सीखा कि हाउ टू ओपन अकाउंट, ट्रेडिंग कैसे ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, बैलेंस शीट कैसे ओपन करते हैं, अकाउंट डिफरेंट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड क्या लिखने का, क्रेडिट साइड क्या लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट क्रेडिट, ये सब सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा हाउ टू क्लोज द अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद कल का लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन ग्रॉस लॉस आता है तो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब क्लोज करते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो वो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, और अगर नेट लॉस आता है तो वो भी ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। इसका मतलब ट्रेडिंग का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर नेट प्रॉफिट आता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस आता है तब वो कैपिटल से लेस होता है। सो इधर तक हम लोग ने प्रैक्टिस करते करते इधर तक पहुंचे हुए। अभी आज से जितने भी लेक्चर स्टार्ट होंगे उसके अंदर हम लोग सब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। आज से लेक्चर जितने भी स्टार्ट होंगे उसके अंदर सब लोग हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग को टोटल 4 एडजस्टमेंट पढ़ना है। टोटल टेक्स्ट बुक में अपने पास 22 एडजस्टमेंट है, 22 एडजस्टमेंट हम लोग को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। तो बोर्ड आउट ऑफ 22 आज हम लोग 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट ऑफ द डे। So let's start beginning with the question। आपके हाथ में ग्रुप पे क्वेश्चन तो ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को देखते देखते पोस्टिंग बता सकते हो। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप थोड़ा मेरे साथ क्वेश्चन देखो। आप फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर, ओके, इसका मतलब हम लोग को किसका अकाउंट प्रिपेयर करना है? मंगेश का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, वेरी गुड। उसमें लिखा हुआ है फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। क्लियरली बोला गया है कि आपको मंगेश का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ठीक है, हम लोग भी मंगेश का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए रेडी है। सो आप क्वेश्चन की तरफ देख सकते हो, उसने कुछ एंट्रीज दी है, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। चलो, ओपनिंग स्टॉक आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है तो ना चैट बॉक्स में लिख के भेजो ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। यस करके लिखो इफ यू आर हियरिंग माय वॉइस। ओके फाइन। सो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, मैं पोस्टिंग रीड कर रहा हूं। परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लेस फ्रॉम परचेस, सेल्स रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल्स। रॉयल्टी, रॉयल्टी मैंने बताया था कि हम लोग बिफोर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब बिजनेस चालू करते हैं तो हम लोग किसी के नाम से अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बराबर, तो उनको अपने को बिजनेस में से कुछ अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि वी आर यूजिंग देयर नेम फॉर आवर बिजनेस, राइट। सो रॉयल्टी बिजनेस स्टार्ट होने के पहले पे करना होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। वेजिस वर्कर्स को पे करते हैं और वर्कर्स फैक्ट्री में काम करता है। पहला वेजिस है, सैलरी के बारे में देखेंगे कि नहीं, पहला वेजिस इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल हमेशा जाता है असेट साइड।
बिल्स पेबल जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऑफिस इक्विपमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मोटर वैन जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बैड डेट मतलब नुकसान हुआ है, परमानेंट लॉस हुआ है, जिसने पैसा देना था वो लेके भाग गया, तो लॉस हुआ है, बैड डेट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश मेरे पास पड़ा हुआ है बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर से मुझे पैसा आने वाला है बैलेंस शीट असेट साइड, रिजर्व फॉर बैड डेट ये आरडीडी है, ये पहली बार आया है, इसको सिर्फ लिख के रखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही जाता है बट लेस होता है, मैं बताऊंगा बाद में कैसे करना है इसको। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है, इट्स अ लायबिलिटी, और कैपिटल हमेशा कैपिटल मतलब उधारी होता है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाए। उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई है हम लोग को, तो एडजस्टमेंट में रीड कर रहा हूं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का दिया है 31 मार्च 2018 का वैल्यू, एक कॉस्ट प्राइस दिया है 19,000 और मार्केट प्राइस दिया है 20,000। सर तो अभी क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेने का, 19,000 लेने का? मोबाइल म्यूट को अनम्यूट। डिफिकल्ट करने आता नहीं है, जो हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा वही हमेशा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू विच एवर इज अ लेस, दोनों में कॉस्ट प्राइस 19,000 का है, मार्केट प्राइस 20,000 का है, तो अपने को कॉस्ट और मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों में छोटा वैल्यू किसका है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, अगर मार्केट प्राइस का वैल्यू कम है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू है। मुझे सिर्फ इतना पता है विच एवर इज लेस, दोनों में जो छोटा वैल्यू है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। बात समझ में आया? So under this question 19,000 is my cost price and my closing stock is 19,000. Why 19,000? Because वैल्यू कौन सा लेना है, whichever is a less, जो छोटा रहेगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। दूसरा एडजस्टमेंट दिया ऑफिस सैलरीज के ऊपर दिया हुआ है, क्या लिखा है, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज, तो ऊपर अगर आप देखोगे ऑफिस सैलरी दिया हुआ है तो उसको स्टार मार्क करेंगे, और जब ऑफिस सैलरी आएगा तब इसको सॉल्व करेंगे। वेजिस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है तो वेजिस को ऊपर स्टार मार्क करेंगे, और जब वेजेस आएगा तब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन बोला है 5%, 10% और 15%, तीन चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है। मतलब तीन एसेट का वैल्यू कम हुआ है 5%, 10% और 15% से।
तीन एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है 5% से, 10% से और 15% से। सबको दिख रहा है बोर्ड क्लियरली? बोर्ड दिख रहा है सबको क्लियरली? क्या हो रहा है? बंद कर दो। कितने बार कर? क्या हो रहा है? ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया है 32,750। ओके, उसके बाद दिया है परचेस टू परचेस। हमेशा फॉर्मेट बना के रखने का, जब परचेस आएगा तो परचेस में से कुछ रिटर्न भी जाता है, तो परचेस में से परचेस रिटर्न गया तो परचेस का वैल्यू कितना है? पर हाउ मच इज द परचेस वैल्यू? इट्स 55,000। 55,000 इज माय परचेस। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया है और सेल्स भी दिया हुआ है, तो एवरीवन नोस दैट सेल्स रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न। जब भी सेल्स होता है तो समटाइम्स सेल्स में से कुछ सामान रिटर्न भी जाता है, तो सेल्स रिटर्न भी है और सेल्स भी दिया हुआ है। सेल्स हमारा दिया हुआ है समवेयर अराउंड 89,500। मेरा 89,500 का सेल्स हुआ है और फिर उसमें से कुछ सामान मुझे वापस रिटर्न आया है 4480 का सामान मेरे पास रिटर्न है, बराबर। और परचेस रिटर्न ओपनिंग स्टॉक परचेस में से परचेस रिटर्न जाएगा तो 52,370 अमाउंट आएगा। 52,370 आएगा और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो समवेयर अराउंड 85,020 आएगा। मतलब यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, ये तो बेसिक्स था। स्टार्टिंग से देखो, पहले मैंने रिकॉर्ड किया ओपनिंग स्टॉक, दूसरा मैंने रिकॉर्ड किया परचेस, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। मैंने परचेस कितने का किया था 55,000 का सामान परचेस किया था, लेकिन कुछ सामान मेरे परचेस में से मैंने क्या किया रिटर्न कर दिया था, तो 2630 का सामान मेरा रिटर्न हो गया था। एक्चुअल परचेस मेरा 52,730 का हो गया। मेरा सेल्स कितना था, मैंने सामान कितना बेचा था, मैंने 89,500 का सामान बेचा था, लेकिन मेरे पास सेल करने के बाद रिटर्न कितना आया 4480 का सामान मेरे पास रिटर्न आया, तो मेरा एक्चुअल सेल कितने का हुआ 85,020 का मेरा एक्चुअल सेल हुआ। तो ये बेसिक्स था, 4-5 एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को दिया रॉयल्टी। रॉयल्टी हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड होता है। रॉयल्टी का मतलब होता है अगर वी आर यूजिंग समवन एल्स, मतलब किसी का बिजनेस का नाम हम लोग हमारे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको सामने वालों को वी हैव टू पे द रॉयल्टी। तो रॉयल्टी मुझे कितना देना है 4,000 आई हैव टू पे द रॉयल्टी हियर। तो रॉयल्टी हमेशा रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद वेजेस दिया है, वेजेस किसको पे करते हैं सर? वेजेस वर्कर्स को पे करते हैं, और वर्कर्स कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में काम करता है, और फैक्ट्री के अंदर रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। ओके, उसके बाद दिया है ऑफिस। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा, अभी ऑफिस सैलरी में स्टार मार्क किया था, मैं रुकने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि ये जो दोनों भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, बिकॉज वेजेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है और सैलरीज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो ऑफिस सैलरी में मुझे कितना पे किया मैंने? 8,000 मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है।
Office salary, sorry, 11,000 is office salary. 8,000 is my wages. So now this two question is very important, star mark question, because क्यों star mark किया है, क्यों मैंने star mark किया है, because इन दोनों के ऊपर नीचे क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दिख रहा है सबको, एडजस्टमेंट दिख रहा है, everyone can see that adjustment, दिख रहा है सबको एडजस्टमेंट, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो जरा, पढ़ो जरा क्या लिखा है, और एडजस्टमेंट नंबर 2 रीड करो जरा प्लीज, रिक्वेस्ट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 रीड करो, क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1000, ओके। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं, ये हम लोग रिकॉर्ड किसका बना रहे हैं, मंगेश का बना रहे हैं ना, इन द बुक्स ऑफ मंगेश। चलो मंगेश ने क्या किया है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिया है ऑफिस सैलरी पेड 11,000, ये मंगेश ने अपने ऑफिस के स्टाफ को सैलरी कितना पे किया है, 11,000 सैलरी पे किया है, करेक्ट है, कौन से साल में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 मंगेश ने क्या किया है, मंगेश ने अपने ऑफिस के स्टाफ को 11,000 का सैलरी पूरे साल में पे किया है, ऐसे ऐसे हम लोग को बताया गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया, लेकिन नीचे क्या लिखा है, एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मंगेश के अकाउंट में कुछ गलती है, मंगेश के अकाउंट में कुछ एरर्स है, मंगेश के अकाउंट में कुछ मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स हम लोग को सॉल्व करना है, तो नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है ना, वो मंगेश ने अपना अकाउंट रिकॉर्ड करते समय कुछ मिस्टेक्स किए, तो क्या क्या मिस्टेक्स किए, तो पहला मिस्टेक हम लोग को पता चल रहा है, मंगेश ने अपने ऑफिस के स्टाफ को 11,000 सैलरी पे किया है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन नीचे क्या पता चल रहा है कि मंगेश ने क्या किया है, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, मतलब अगर हिंदी में पढ़ोगे ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, अभी मंगेश ने कितना सैलरी पे किया है, 11,000 पे किया है, और नीचे क्या लिखा है, 1,000 पे करना बाकी है, तो टोटल मंगेश को कितना पे करना चाहिए था, 12,000, लेकिन मंगेश ने कितना पे किया है, 11,000, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, तो टोटल कितना आया मेरा, 12,000, समझ में आया एडजस्टमेंट कैसे था, कि टोटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंगेश ने ऑफिस के स्टाफ को सैलरी पे किया है 11,000, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, इसका मतलब हो गया 11,000 पे किया है और 1,000 पे करना बाकी है, तो टोटल उसको अभी कितना पे करना है, 12,000, टोटल उसको कितना पे करना है, 12,000, आर यू गेटिंग इट, सबको समझ में आ रहा है, इफ इट इज योर अंडरस्टैंडिंग काइंडली प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स यस और नो, if you are getting it then say yes, if you are not then say no, Garima is saying that yes, Sneha Jadhav is saying yes, if it is anyone has not understood kindly please say immediately right now only, अगर किसी को ये एडजस्टमेंट नहीं समझा रहेगा तो अभी के अभी बोलो, बाद में आई कैन नॉट एक्सप्लेन अगेन, if it is anyone has not understood any
और जा रहे हैं सबको? ओके ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब पे करना बाकी है, तो पे करना बाकी है तो बड़ा हो गया, मेरा असेट नहीं हो गया, मेरा लायबिलिटी हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना पे करना बाकी है? 1000 पे करना बाकी है, बिकॉज 1000 का मेरे सर पे क्या हो गया? कर्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेजिस का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेजिस का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरा वेजिस का। वेजिस मैंने वर्कर्स को कितना पे किया है? 8000। वेजिस वर्कर्स को मैंने कितना पे किया है? 8000। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है? प्रीपेड वेजिस। वेजिस नीचे क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? प्रीपेड वेजिस। कितना लिखा है प्रीपेड? 1000। नाउ you have to understand the difference between outstanding and prepaid now. तो outstanding का मतलब होता है पे करना बाकी है। so, अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन थ्रू आउट द ईयर अपना अकाउंट मेंटेन करता है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस पर पे करना भूल जाता है, कुछ एक्सपेंसेस पे करना भूल जाता है, तो दैट एक्सपेंसेस वी कॉल दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट? बट समटाइम्स throughout the year, but sometimes throughout the year businessman is paid some kind of expenses in advance। मतलब जैसे कि सुमित मेरे पास जॉब करता है, सुमित के घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सुमित अभी महीना चल रहा है फरवरी जनवरी, सुमित बोला कि सर मेरे घर पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे 6 महीने का सैलरी थोड़ा एडवांस दोगे? मैं बोला बाबू अपना साल तो मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ अगले साल का सैलरी ये साल में मांग रहा है। हाँ सर थोड़ा घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे फ्यूचर का सैलरी, अगले साल का सैलरी ये मंथ में दे दो ना सर। तो मैंने क्या किया? दे दिया। सुमित को 1000 रुपया एडवांस दे दिया, ये साल में दे दिया, लेकिन मैंने ये साल में उसको पे किया, इसलिए मेरा एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस ये साल में थे नहीं, वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस है दैट आई पेड इन एडवांस दिस ईयर। मतलब उसको चाहिए था एडवांस सैलरी, तो मैंने क्या किया? अगले साल का सैलरी उसको ये साल में पे किया, इसीलिए ये मेरा कौन सा एक्सपेंसेस बन जाएगा? प्री। प्री का मतलब होता है वेजिस, मतलब एडवांस वेजिस पे किया मैंने। बट एडवांस वेजिस हमेशा क्या होता है? अपने करंट ईयर के रिकॉर्ड में से माइनस होता है। That's why this 1000 should not be considered in a this year because I paid in advance. This is not ये साल का एक्सपेंसेस। देखो भाई मेरे बैलेंस शीट में इतना ही सीखा है कि मुझे एक साल का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, मुझे अकाउंट में इतना पता है मुझे एक साल का इनकम रिकॉर्ड करना है, करेक्ट है कि नहीं? मैं एक साल का इनकम रिकॉर्ड करेगा, मैं एक साल का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस फ्यूचर के है तो ये साल में क्यों आएंगे? ये साल में नहीं आएंगे, इसलिए मैं ये साल से उसको हटा दूंगा। तो ये जो प्रीपेड वेजेस है वो ये साल का एक्सपेंसेस है ही नहीं, ये एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस है, अगले साल के एक्सपेंसेस है दैट आई हैव बीन पेड इन एडवांस। ये कुछ अलग खर्चा है जो ये साल में पे हुआ है, तो ये साल के मेरे रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ये साल मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है वेजेस के ऊपर? 7000, क्योंकि ये 1000 आई पेड इन एडवांस एंड सच एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। देयर आर डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है और प्रीपेड का एक्सपेंस मतलब होता है पेड इन एडवांस। दोनों में डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्रीपेड का मतलब एडवांस में पे करते, आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना
गया तो लेक्चर कैंसिल कर दो, पहले बता देता हूं। चलो नाउ ये दो एडजस्टमेंट वापस रिपीट कर दूंगा मैं, उसके नीचे पहले पोस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन में देखो बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल एज आई सेड दैट ये बिल हम लोग को रिसीव्ड हो रहा है, इट्स नॉट अ लायबिलिटी। अगर हम लोग को बिल रिसीव हो रहा है तो इट्स बिकम माय असेट्स, तो बैलेंस शीट के असेट साइड बिल रिसीव हो रहा है, राइट। तो 90,250 का बिल रिसीव हो रहा है। नाउ हियर यू कैन से दैट बिल्स पेबल, नीचे दिया है बिल्स पेबल 12,500, ये रिसीव नहीं हो रहा है, ये रिसीव नहीं हो रहा है, मुझे पे करना है। सी मैंने होलसेलर से सामान लिया है उधारी पे, तो कितने का लिया है उधारी सर? आपने 12,500 का लिया है, तो मुझे उसका बिल पे करना है। 12,500 मुझे बिल पे करना है, और बिल पे करना है इसके लिए मेरे पास, इसका मतलब क्या हो गया मेरे सर पे लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब कर्जा। तो बिल्स पेबल इट्स बिकम योर लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल ये रिसीव होने वाला है, पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है तो ये असेट है, पैसा जाने वाला है तो ये लायबिलिटी है। तो 12,500 इट्स माय लायबिलिटी और 19,500 इट्स माय असेट। तो बिल रिसीव बिल पेबल दोनों में डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिसीव होने वाला है मतलब पैसा आने वाला है, so it's become your assets, और जाने वाला है मतलब liability, 12,500 your liability। उसके नीचे भी है ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है। काइंडली प्लीज नोट, ए बन जाएगा मेरा असेट्स, इक्विपमेंट का मतलब सामान होता है। 20,000 का, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसमें स्टार मार्क करके छोड़ रहा हूं। मोटर वैन इज माय असेट्स, हाउ मच इज द मोटर वैन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। मोटर वैन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। लास्ट वाला देखो पॉइंट डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मोटर वैन कितना है? 30,400। ओके, उसके बाद नीचे दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कितने का है प्लांट एंड मशीनरी? कितने का है? 25,000 का, 25,000 का। उसके बाद बैटर, बैटर बिट्स बाय एक्सपेंसेस, कितना आएगा? 2,500। ओके, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इज बाय एक्सपेंसेस, कितना जाएगा? हाउ मच? 6,000। Okay. Then last one, cash in hand, it's my assets. Cash and certificate, दोनों में मेरा asset है। कैश मेरे पास कितना है? 5,000 का। ओके, और डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, आई नो दैट, 31,250। डेटर मतलब जिससे पैसा आना है। Now this is very interesting that reserve for bad debt, RDD, this is also adjustment। ये bad debt के ऊपर वाला एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क करके रख देते हैं। ओके, और लास्ट में सेकंड लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है जिसको पैसा देना है। क्रेडिटर को कितना देना है? 24,000, तो 24,000 देना है, तो ये क्या मेरा बन जाएगा? लायबिलिटी। और लास्ट में है कैपिटल, initial amount invested into the business, that amount called capital, 1,25,000, it's a liability। Understood? Great। आई थिंक मुझे लगता है 3 एडजस्टमेंट करना है, दैट्स इट। और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है,
So जैसे कि you can see on the page, depreciation it's mentioned 5%, 10% and 15%. अपने को बोला है assets का वैल्यू कम हुआ है, that's called depreciation. assets का वैल्यू 5%, 10% और 15% से कम हुआ है. So depreciation का मतलब होता है reduction in a value of asset. assets का वैल्यू reduce होना, it's called depreciation. तो ऑफिस एक्सपेंसेस का डेप्रिसिएशन हुआ है 5%, मोटर वैन का डेप्रिसिएशन हुआ है 10%, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ है 15%. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विपमेंट से. अब आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विपमेंट, मेरे पास इक्विपमेंट कितने का था? यू कैन सी हियर आई हैव इक्विपमेंट ऑन ₹20,000 और डेप्रिसिएशन कितना हुआ इक्विपमेंट के ऊपर 5%. ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया. So 200 into 5 कितना? 1000. So how much is the depreciation? 1000 depreciation. मतलब you can see here मेरे पास 20,000 का सामान था, इक्विपमेंट था, एक साल मैंने यूज किया, तो वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? सो वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ेगा या घटेगा. तो डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन. तो 1000 रुपीस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, आएगा आंसर 19,000. How much is the answer? 1,000 will be depreciation. Okay? मेरे पास इक्विपमेंट कितने का था? 20,000 का था. तो उसके ऊपर मुझे क्या बोला है, अगर कोई भी चीज में एक साल यूज करेगा तो उसका वैल्यू बढ़ोगे से कम होगा. तो मेरे पास 20,000 का इक्विपमेंट था, उसका 5% से वैल्यू कम हुआ है. तो मैंने कैलकुलेशन किया, 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000. तो ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया. 200 into 5 1000. So 1000 is my depreciation. मतलब 20,000 का इक्विपमेंट था, साल भर यूज किया ना, 1000, उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया 1000 से. तो लाइक माइनस होगा, 20,000 minus 1000 इज 90,000. सो मैंने डेप्रिसिएशन कितना निकाला है? 1000. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकंड इफेक्ट आल्सो. सो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. assets का वैल्यू कम होना मतलब depreciation. So that's why this depreciation is always considered as a loss. Depreciation is always considered as a loss. Depreciation हमेशा always considered as a loss. और loss कौन सा है? ये factory related है या non factory related है? सर ये कोई loss हुआ है, assets का वैल्यू यूज करने के वजह से लॉस हुआ है, फैक्ट्री रिलेटेड लॉस नहीं है. ये assets यूज करने के वजह से लॉस हुआ है, ये फैक्ट्री रिलेटेड लॉस नहीं है. तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है? 1000. सेम बाकी दो भी ऐसे होगा. मेरे पास गाड़ी कितने का था? मोटर वैन कितने का था? 30,400 का था. मोटर वैन कितने का था मेरे पास? मोटर वैन 30,400 का मोटर वैन था मेरे पास. मतलब मेरे जो गाड़ी परचेस किया था, गाड़ी का वैल्यू शुरुआत में कितना था? 30,400 वैल्यू था. लेकिन मुझे बोला गया है कि भाई साहब इसका 10% से वैल्यू कम हुआ है. 10% कितना होता है? 3040. 3040. इसका मतलब ये भी मेरा डेप्रिसिएशन है. कितना परसेंट? 10%. ये कितना परसेंट? 5%. 3040. तो हाउ मच इज द वैल्यू after the depreciation of 30,400 minus 3040? 27,360. ओके. सो नाउ अगेन मोटर मेरे पास 30,400 की थी, मैंने पूरा साल उसको यूज किया. भाई अगर मोटर एक साल यूज करोगे और बाद में एक साल के बाद बेचोगे, वैल्यू घटेगा कि नहीं? हाँ सर घटेगा. उसी को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो 30,000 माइनस 3040. तो मेरा एक साल के बाद गाड़ी का वैल्यू कितना हो गया? 27,360 रुपया. क्यों सर 27,360? बेटा आपने एक साल यूज किया, इसीलिए 10% उसका वैल्यू कम हुआ, और वैल्यू कम होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. ये तो 30. अरे सर लेकिन मेरा मोटर 30,400 का था, अब 27,360 का हो गया, मतलब मुझे 3,040 रुपए का नुकसान, लॉस. यस करेक्ट. तो 3,040 रुपए का जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है,
नाउ अपग्रेडेशन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। सर मेरे ऑफिस में ना, जो मेरे फैक्ट्री में जो मशीन लगाया था उसका वैल्यू कितना था? 25,000 था। उसका वैल्यू कितना था? 25,000 था। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था? 25। प्लांट एंड मशीन कितने का वैल्यू था? 25,000। अब मुझे बोला गया है क्वेश्चन में कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ है कितना परसेंट? 15%। कितना परसेंट? 15%। तो कितना होता है 25,000 का 15%? ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 250 into 15 maybe it's around 3250 आता है आंसर। 3250 करेक्ट। चेक करो, 250 into 15 आंसर करेक्ट है 3250, सॉरी 3750। ओके, सो 25,000 का 15% आता है 3750। अगेन इट्स अ डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट? 15%, 3750। तो 25,000 माइनस 3750 हाउ मच? 21,250। Again here same question, same entry, same posting। सर प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 25,000 का। साल की शुरुआत में एक साल आपने उसको यूज किया, तो एक साल अगर कोई भी चीज यूज करोगे तो उसका वैल्यू तो कम होगा ही ना। तो 25,000 का मशीनरी का वैल्यू कितना हुआ? 31,250 एक साल के बाद। तो 3,750 का क्या हो गया? नुकसान, लॉस। 25,000 का मशीनरी का वैल्यू अब 21,250 हुआ। इसका मतलब 3,750 का मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये लॉस किसके वजह से हुआ है? फैक्ट्री रिलेटेड है लॉस? नहीं। अगर फैक्ट्री रिलेटेड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता, लेकिन फैक्ट्री रिलेटेड लॉस नहीं है, इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 3750। Right? Okay. So according to this question, you can see that मैंने चार एडजस्टमेंट थे, चारों के चार किए, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2 दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 90,000, मार्केट प्राइस दिया है 20,000। तो व्हिच वन इज कंसीडर, कौन सा लेने का? तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमेशा कौन सा लेने का? व्हिच एवर इज द लेस। तो 19,000 बड़ा है या 20,000 बड़ा है? तो 20,000 बड़ा है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? व्हिच एवर इज द लेस। जो छोटा वैल्यू है वो हमें लेना है। तो हमारे क्वेश्चन में छोटा वैल्यू कौन सा है? सर क्लोजिंग स्टॉक का छोटा वैल्यू 19,000 है, कॉस्ट प्राइस तो 19,000 कॉस्ट प्राइस है, तो हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 19,000। व्हाई सर? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है? व्हिचएवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस अगर आपका 19,000 है और मार्केट प्राइस आपका 20,000 है, तो हमें कौन सा लेना है? व्हिचएवर इज लेस। तो 19,000 इज द छोटा अमाउंट, दैट्स व्हाई माय क्लोजिंग स्टॉक इज 19,000। सो नाउ each and every adjustment has their two effect। और एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सो वेयर वी हैव टू रिकॉर्ड द सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट ऑलवेज गोस टू बैलेंस शीट asset side, closing stock। amount will be how much amount? 19,000। amount is 19,000। so now you can see on the board I have recorded all the posting, question number 1। I have recorded all the adjustment, question number 2। now इसमें सिर्फ आईडी लिखना बाकी है। आपको सिर्फ क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में ऐड करो, लॉस आता है तो कैपिटल में से लेस करो और टैली करो। सिर्फ किसी को एक चीज नहीं आएगी, दैट इज ओनली आरडीडी वाला। आई वांट यू टू ट्राई टू सॉल्व। अगर इफ इट इज नॉट हैपनिंग आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑन द बोर्ड अगेन, नॉट एन इशू, बट कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व एज योर ओन फर्स्ट। इफ इट इज नॉट हैपनिंग so then I will try to help you guys, right? मैं इसका फोटो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
देयर आर फ्यू थिंग्स आर अगेन वी हैव टू कीप इट इन माइंड। आज के लेक्चर में नया क्या था, तो नया ये था कि एडजस्टमेंट नया था। सो मैं एक लास्ट 5 मिनट्स अगेन आई विल रिवाइज ऑल द एडजस्टमेंट। कीप योर हेड कूल एंड ट्राई टू गिव द अटेंशन लास्ट 5 minutes. I am going to revise all the adjustment which is I have explained you again, right? Right. First, adjustment number 1 of the day. क्या लिखा था क्वेश्चन में? मुझे बोला गया है कि ऑफिस का सैलरी पे किया है 11,000, करेक्ट है? तो मैंने 11,000 रिकॉर्ड किया। सर ने बोला था ऑफिस एक्सपेंसेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड होता है। मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट आप लिखा। कितना था? क्वेश्चन में लिखा है 11,000। मुझे एडजस्टमेंट नहीं पता, सर ने जैसा बोला मैंने वैसे किया। ऑफिस सैलरी 11,000, ठीक है। लेकिन नीचे जब क्वेश्चन क्लोज होने के बाद मैंने चेक किया, नीचे लिखा था एडजस्टमेंट, नीचे लिखा था एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है सर? ये एडजस्टमेंट क्यों दिया होता है सर? ये बेटा कैसे होता है मालूम है क्या? जब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बताता हूं तुम लोग को, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं हमेशा अपने बिजनेस के ऑल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता हूं। भाई मैं जब भी खर्चा करता हूं मैं रिकॉर्ड करता हूं, मैं जब भी एक्सपेंस करता हूं मैं रिकॉर्ड करता हूं, मैं जब भी कोई भी चीज के ऊपर पैसा पेमेंट करता हूं मैं रिकॉर्ड करता हूं, मुझे जब भी पैसा आता है मैं रिकॉर्ड करता हूं, आप जब मुझे फीस देते हो मैं रिकॉर्ड करता हूं। मैं सारे ट्रांजैक्शन पूरे साल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी क्या सीन है मालूम है क्या? मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो बड़ा आदमी हूं, लेकिन मैं सारे ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड नहीं करता। तो मैंने एक लड़के को अपॉइंट किया। किसको? एक लड़के को, मेरा अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक लड़के को अपॉइंट किया। इसका नाम है राजू। राजू अटेंड कर रहा है कि नहीं अटेंड कर रहा है? राजू, राजू किधर है रे? हाँ है। ओके, सो नाउ आई हैव अपॉइंटेड वन पर्सन। मैंने एक अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक राजू को अपॉइंट किया है, अकाउंटेंट को। अब देखो राजू कितना स्मार्ट है। अब मैंने जैसे जैसे एक्सपेंसेस बताते गए वैसे वैसे राजू लिखते गया। मैंने उसको बोला सैलरी पे किया, तो उसने लिख दिया। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, लिखते गया। मैंने बोला रॉयल्टी पे किया, लिखते गया। मैंने बोला बैठे हुआ, लिखते गया। मैंने बोला एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया, लिखते गया। तो पॉइंट क्या था? सर ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हो मेरे को? तो ज्ञान ये है कि आफ्टर ऑल राजू इज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान है, और गलतियां हमेशा इंसान से होती है। तो कभी कभार ना अकाउंटेंट कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना भूल जाता है। कभी कभार क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाता है, तो एक आध दो ट्रांजैक्शन पूरे थ्रू आउट द ईयर में छूट जाते। तो पता कैसे चलता है कि वो छूट गया है? पता चलेगा ना बेटा, क्योंकि जब साल खत्म होता है तब मैं अपने अकाउंट चेक करने के लिए मेरे कंपनी में ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए को बुलाता हूँ। जब सीए आया उसने मेरे सारे रिकॉर्ड चेक किए, तब उसको पता चला ओहो ये राजू ने गड़बड़ किया है, राजू ने कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए, इसलिए वो ट्रांजैक्शन मुझे साल के एंड में दोबारा एडजस्ट करने पड़ रहे, री एडजस्ट कर रहा हूँ, और इसी को हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं बेटा। मतलब कुछ एरर्स है, कुछ मिस्टेक्स है, कोई रॉन्ग एंट्री है, गलती से कुछ कहीं पर रिकॉर्ड किया है, तो ये सारी मिस्टेक्स को दोबारा रेक्टिफाई करना पड़ता है, उसी को हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। और मतलब ये जो नीचे एडजस्टमेंट रहती है वो सारी गलतियां रहती है, मिस्टेक्स होती है, वो हमें सुधारना होती है, हमें लोग रिपेयर करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है, इसलिए हम लोग उसके दो दो इफेक्ट मारते हैं। क्योंकि पहला हम लोग गलती को सुधारेंगे और सेकेंड इफेक्ट सही करेंगे, बराबर। इसलिए उसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट बोला जाता है, इसलिए उसको एडजस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि गलती हुई है, राजू से गलती हुई है, तो गलती की सजा नहीं देनी चाहिए, गलती को रिपेयर करना चाहिए, तो हम लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एक इफेक्ट देके उस गलती को रिमूव करते हैं और सेकेंड इफेक्ट देके गलती को सुधार लेते हैं, इसलिए हमेशा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं। एनीवे, ये तो मैंने बोल वचन दिया आप लोगों को कि व्हाट इज द एडजस्टमेंट, बट द पॉइंट इज दैट क्वेश्चन में यू कैन सी हियर राजू ने रिकॉर्ड किया 11,000 रुपया सैलरी, जबकि उसको रिकॉर्ड करना था 12,000, उसने 1,000 रिकॉर्ड करना भूल गया। वो कैसे पता चला? एडजस्टमेंट में पता चला। एडजस्टमेंट में क्लियरली लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, मतलब 11,000 रिकॉर्ड किया है, 1,000 पे करना बाकी है, तो टोटल अपना रिकॉर्ड होगा अभी इधर 12, तो 1,000
मैंने ऐड कर दिया, राजू की गलती सुधार ली और वापस से सेकेंड इफेक्ट देख के मैंने उधर रिकॉर्ड कर लिया। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना है ना, अभी 1000 पे करना बाकी था तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, तो लायबिलिटी में 1000 रुपया डाल दिया। अगेन वेजेस 8000 रुपया पे किया है, 1000 रुपया उसमें एडवांस है। यहाँ पे देखो राजू ने गलती क्या कर दी, अभी ये जो एडवांस दिया था अगले साल का था तो ये साल में नहीं लिखना चाहिए था। राजू कितनी गलती किया है, जबकि वो फ्यूचर का एक्सपेंसेस था, जबकि वो अगले साल का एक्सपेंसेस था तो ये साल में डाल दिया, गलत किया। तो मैंने क्या कर दिया, 8000 में से 1000 रुपया मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा एक्चुअल वेजेस ये साल का कितना था 7000, लेकिन मैंने एडवांस पे किया है, पे करना बाकी नहीं है, इसलिए वो असेट्स में रिकॉर्ड होगा। और तीसरा एडजस्टमेंट तो आपको मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, और एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन विल बी हमेशा चार्ज ऑन द फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर चार्ज होता है, फिक्स्ड असेट्स के ऊपर चार्ज होता है। और क्वेश्चन में हम लोग को बोला है ऑफिस के इक्विपमेंट्स के ऊपर 5%, मोटर वाहन के ऊपर 10% और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो जब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, जो थ्रू मैंने मोबाइल आज लिया साल की शुरुआत में, एक साल यूज किया उसका वैल्यू कम होगा कि नहीं, सेम ईयर आल्सो। मैंने प्लांट एंड मशीनरी 25000 का लिया, बोर्ड पे दिख रहा है, उसको एक साल यूज किया तो वैल्यू तो कम होगा, और वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो उधर एक माइनस जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस का एंट्री आएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये एडजस्टमेंट सॉल्व हुए। बाकी तो बेसिक क्वेश्चन है, बाकी क्लोज करके ट्रांसफर करना है, तो कोशिश करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम लोग दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नेटवर्क का वैसे भी आज पंगा चल रहा है, तो मैं इसका फोटो सेंड कर देता हूँ, जिन लोग को पॉसिबल है वो लोग घर पे बैठ के सॉल्व करो, जिन लोग को नहीं पॉसिबल है उनको दोबारा पढ़ा दूंगा। आई विल टीच दिस अगेन, डोंट वरी, मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन होगा, अपना ऑफलाइन लेक्चर चालू हो जाएगा ना, इसको हम लोग दोबारा रिवाइज कर देंगे। शायद मेरे हिसाब से अपन 1 जून के आसपास हम लोग चालू करेंगे ऑफलाइन लेक्चर, काइंडली प्लीज नोट, थोड़ा 10-15 दिन घर पे बैठो, 1 जून से ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 जून से हम लोग मिलेंगे फेस टू फेस। तो फ्रॉम 1 जून वी आर गोइंग टू मीट फेस टू फेस, राइट? So enough for the day, close for the day. Thank you very much, nice meeting you, bye, good night, see you tomorrow.